नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, मैंने आदिकाल के 2004 से लेकर 2022 तक के जो भी आदिकाल से आज तक यूजीसी नेट की परीक्षाओं में प्रश्न बने हैं, उन सबको एक साथ इस पुस्तक में रखा गया है और उसी पुस्तक के अकॉर्डिंग मैंने इसमें पीडीएफ बना के आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। तो यकीनन दोस्तों, अगर आप इस पीडीएफ को या इस प्रश्नों को पूरी अच्छी तरीके से करते हैं तो आप एक मोटा मोटा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आदिकाल से किस तरीके के प्रश्न हमें परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी या जो भी मैं आपको व्याख्या कराता हूँ आपको अच्छा लगेगा, तो आपको यकीनन इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो दोस्तों, अभी टाइम जो हो रहा है वो 1:43 हो रहा है, ठीक है ना। अभी देखो रात का टाइम कितना हो रहा है, रात के 1:43 हो रहे हैं। मेरे फ़ोन में ज़्यादा बैटरी भी नहीं है, लेकिन कोशिश करूँगा कि वीडियो कब तक बन जाए। तो दोस्तों, अगर हम कुछ दिल से अगर हम कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको भी थोड़ा सपोर्ट करना है और वीडियो को लाइक करना है। हाँ, वीडियो को लाइक तब करिएगा जब आपको वीडियो अच्छी लगे। दोस्तों, तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ, ठीक है। ये 33 प्रश्न हम कर चुके हैं, तो 34वां प्रश्न है। तो 34वां प्रश्न क्या बोल रहा है? संदेशलु सबिथरु पई मई कणहु ना जाई जे काल अंगुली मुंदड़ऊ सो बाहड़ी समाई। तो दोस्तों, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है दोस्तों? विमल सूरी। अच्छा, अधैमाण को ना याद रखना, अधैमाण को ना हम कह सकते हैं अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान को अधैमाण भी लिखा मिलता है। विमल सूरी, अब्दुल रहमान, हेमचंद्र और दामोदर भट्ट। तो दोस्तों, इस पुस्तक जो ये पंक्ति लिखी हुई है ये किसकी है? आप जहाँ तक मुझे लगता है कि समझ चुके होंगे, ये अब्दुल रहमान की है। दोस्तों, अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, एचपीडी ने हिंदी साहित्य में पहला कवि माना था। और इनकी एक रचना है, बहुत अच्छी रचना है। वो कौन सी रचना है? और ये संदेश रासक का ही है, ठीक है। कौन सी है वो रचना? संदेश संदेश रासक, ठीक है दोस्तों। संदेश रासक जो है 12वीं सदी का उत्तरार्ध और 13वीं सदी का पूर्वार्ध की थी। और संदेश रासक में ही विक्रमपुर की वियोगिनी की विरह गाथा है। 53वीं, देखो, विक्रमपुर की वियोगिनी की विरह गाथा है। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि ये पहला धर्मेतर राजग्रंथ है। पहला धर्मेतर राजग्रंथ। राजग्रंथ समझ रहे हो ना? इधर देखो, एक मिनट समझ लेना, रास और रासो, ठीक है दोस्तों। जो ग्रंथ, जो रचनाएं चारण कवियों द्वारा लिखी जाती थी, आश्रित कवियों द्वारा लिखी जाती थी अपने राजाओं का शोक्तिपूर्ण वर्णन करने के लिए, या फिर अपने राजाओं का बड़ा चढ़ाकर उनकी चढ़ाइयों का जो वर्णन होता था, वो रासो ग्रंथ कहलाते थे। और रास क्या होते थे? जो उस समय के व्यक्ति जो अपना धार्मिक पंथ चलाते थे और वो कहीं ना कहीं अपने धर्म की, अपने मत के प्रचार प्रसार के लिए जो रचनाएं करते थे, वो कैसी हो जाती थी? रास ग्रंथ कहलाती थी। और रास ग्रंथ का पहला उदाहरण हमें मिलता उपदेश रसायन रास, ठीक है। उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का पहला रास ग्रंथ बोला जाता है। ये जिनदत्त सूरी ने लिखा था 1114 में। कब लिखा था? 1114 में लिखा था दोस्तों, ठीक है। रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ भी माना जाता है। जबकि मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, इसमें क्या था ना, पहला धर्मेतर रास ग्रंथ था ये। विक्रमपुर की वियोगनी वाली बात बोली है। 12वीं सदी का उत्तरार्ध, 13वीं सदी का पूर्वार्ध। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को पहला कवि बोला है। और अब्दुल रहमान ऐसे कवि हैं, ऐसे मुस्लिम कवि हैं जिन्होंने अपभ्रंश में, अवहट में रचना करी है दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं हेमचंद्र की। तो हेमचंद्र तो प्राकृत का पाणिनि है। शब्द अनुशासन इनकी बहुत बड़ी एक रचना भी है दोस्तों। 63 महापुरुष अलंकार भी है वैसे। हालांकि अब देखते हैं अगला प्रश्न, 35वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। जयमंग, जस चंद्रिका, पृथ्वीराज रासो, श्रावकाचार, नेमिनाथ रास। तो ये राइटर लगे हुए हैं। तो दोस्तों, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, लीजिए। अब बताइए इसमें क्या आंसर है, क्या होगा? आपने समझ, जहाँ तक मैं मानता हूँ कि आप समझ ही गए होंगे। जय मंग जस चंद्रिका किसकी है दोस्तों? ये तो बहुत फेमस है। किसकी है? हम ऐसे इसको ऐसे कर लेते हैं, मधुकर कवि की, ठीक है। पृथ्वीराज रासो किसकी है? 10% बैटरी हो गई है, कोई दिक्कत नहीं। पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई की। श्रावकाचार देवसेन की। नेमिनाथ रास किसकी है? सुमति मणि लिखा है, सुमति गणी है वैसे ये। तो दोस्तों,
ए का बी, देखो ए का बी मिल गया हमें ये, बी का 4, सी का ए, डी का थर्ड। अब एक चीज़ और समझ लीजिए दोस्तों, देवसेन ने 933 ईस्वी में, 933 ईस्वी में क्या लिखी है दोस्तों, श्रावका 4। और ये 250 दोहों में, कितने दोहों में है, 250 दोहों में श्रावक धर्म का उल्लेख दिया हुआ है इसमें। ठीक हो गया। अब एक चीज़ और याद रखना, पृथ्वीराज रासो कब की है, 1168 की। कब की है दोस्तों, 1168 की। जबकि राजस्थानी जो ग्रंथ लिखे गए हैं सारे डिंगल शैली में है, जबकि पृथ्वीराज कैसा है, पिंगल शैली में है। 69 समय सर्ग हैं और 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। और चंद्रप्रदाय का जो प्रिय छंद रहा है वो कौन सा रहा है, छप्पे छंद रहा है, याद रखिएगा इस चीज़ को। जय मंग जस चंद्र का तो मधुकर कवि की है ना, 1243 के समय पे ये लिखी हुई है। नेमिनाथ रास सुमति गणी की है दोस्तों, किसकी है, नेमिनाथ रास सुमति गणी की है। अब एक चीज़ और याद रखना, 1213 में लिखी हुई है। कब लिखी हुई है दोस्तों, ये 1213 में लिखी थी। 58 छंदों की रचना है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी सारी जानकारी आपको मैंने इनकी दे दी है। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छी लग रही होंगी, और अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे। अब बोल रहा है, ये देखो भाई सबसे अच्छा प्रश्न आ गया है 36वां। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं को सही अनुक्रम है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्या बोला, निम्नलिखित रचनाओं को सही अनुक्रम क्या, भरतेश्वर बाहुली रास, श्रावका 4, चंदनमाला रास, रेवंतगिरी रास। तो इन चारों में दोस्तों आपके सबसे क्या आंसर बन सकता है बताइए, बाहुबली रास, भरतेश्वर बाहुबलियार, श्रावका 4। अच्छा है भाई, देखो श्रावका 4 आ गई। हिंदी साहित्य की पहली रचना कौन सी है, श्रावका 4 है। 933 की तो सबसे उठा के सबसे पहले देखेंगे कहाँ बनी हुई है, डी में बन रही है। तो आंख बंद करके मैं तो डी लगा दूंगा इसको। और फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ, देखो 933 की है ये। कब की है, 933 की। भरतेश्वर बाहुबली रास कब की है, 1184 की है। किसने लिखी है, शालिभद्र सूरी ने लिखी है। और शालिभद्र सूरी को गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी साहित्य में पहला कवि बोला है। और याद रखेंगे, जो भरतेश्वर बाहुबली रास है लिखी किसने, शालिभद्र सूरी ने जरूर लिखी है, लेकिन भरतेश्वर बाहुबली रास का जो संपादन किया मुनिजीन विजय ने किया है दोस्तों। ठीक है, मुनिजीन विजय ने किया था। चंदनमाला रास, ठीक है, आसूग की है। किसकी है ये, आसूग की है। और कब की रचना है, 1200 की है। 35 छंदों की है, 35 छंद है इसमें। रेवंतगिरी रास किसकी है, अब बताता हूँ मैं, रेवंतगिरी रास किसकी है, विजय सेन सूरी की है। किसकी है दोस्तों, विजय सेन सूरी की है। कब की है, 1231 की है। ठीक है दोस्तों, रेवंतगिरी रास किसकी है, विजय सेन सूरी की है, 1231 में लिखी हुई है। और रेवंतगिरी रास जो है ना, रेवंतगिरी एक जैन का प्रथम तीर्थ स्थल है, उसके आधार पर लिखी गई है। और इसी को देख कर के तीर्थ स्थल पे एक रचना लिखी जाती है। तो एक आए थे पलहण आए थे, एक राइटर पलहण, याद रखना, कलहण नहीं, कलहण तो राजतरंगिणी वाले हैं, ये थे पलहण। और पलहण ने 1232 में, कब, 1232 में क्या लिखा था, आबू रास। क्या लिखी थी, आबू रास लिखी थी दोस्तों। मेरी वीडियो थोड़ा सा लंबी बन जाती है क्योंकि मैं डिटेल्स को बहुत अच्छे तरीके से सोचता हूँ कि वो चीज़ें आपको बहुत बारीकी से और अच्छे तरीके से समझा के चलूँ, इसलिए मेरी वीडियो में थोड़ा सा समय लग जा रहा है। हो सकता है कि मैं चाहूँ तो मैं इसका सीधे प्रश्न और आंसर, प्रश्न आंसर बोल दूँ, लेकिन मेरा क्या है, देखो यूजीसी नेट का आप एग्ज़ाम दे रहे हो ना भाई, तो छोटी से छोटी चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। मेरा तो मेन टारगेट यही रहता है कि जब भी मैंने पढ़ाया है, जब जिसको भी मैंने पढ़ाया आज तक, तो मैं उसको छोटी से छोटी चीज़ें उसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी घूमे तो बच्चा वहाँ पे कंफ्यूज ना हो, क्योंकि उसने क्या करा है, क्वेश्चन आंसर रटा हुआ है। और ये बहुत बड़ा एग्जाम है, इसमें आपको हर चीज़ों की व्याख्या थोड़ा बहुत पता होनी चाहिए दोस्तों। बढ़ते हैं 37वें प्रश्न की तरफ। 37वां प्रश्न देखो क्या बोल रहा है, 37वें प्रश्न के बारे में देखते हैं जरा सा। 37वां प्रश्न देखो क्या बोल रहा है, रचनाकार की दृष्टि से कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। ठीक है दोस्तों, दोहा को, श्रावकाचार, संदेश रासक और कीर्तिलता। अब एक चीज मुझे बताइए जरा सा, हिंदी साहित्य की पहली रचना श्रावकाचार थी, 933 ईस्वी की थी, लेकिन यहाँ पे देखो दोहा कोश का नाम आ गया दोस्तों। किसका आ गया, दोहा कोश। और दोहा कोश किसने लिखी है, सर हपन है। ठीक है, किसने लिखी है, सर हपन है। और राहुल सांकृत्यायन ने इसको हिंदी का पहला कवि बोला है सरापा को। सरापा का जन्म कब हुआ है, 769 में। कितने ग्रंथ हैं इनके, 32 ग्रंथ हैं। सबसे फेमस कौन सा है, दोहा कोश है। दोहा कोश का संपादन किसने किया था, प्रबोध चंद्र बागची ने किया था। किसने किया था दोस्तों, प्रबोध चंद्र बागची ने। तो सरापा 769 के हैं। ठीक है,
और इनके कितने राहुल सांकृत्या ने इनको हिंदी का पहला कवि बोला है और हिंदी के पहले कवि भी इनको ही माना जाता है। कितने ग्रंथ लिखे? 32 ग्रंथ लिखे। प्रसिद्ध कौन सा है? दोहा कोश। संपादन किसने किया? प्रबोध चंद्र बागची ने किया। अब श्रावकाचार की अगर बात करते हैं तो देखो 933 ईस्वी में अभी बता के गया हूँ, 250 दोहे हैं इसमें और श्रावक धर्म का उल्लेख किया हुआ है किसकी? देवसेन की। ठीक है, देवसेन की यह रचना है। संदेश राशक किसकी है? अभी मैंने बताया था आपको, अब्दुल रहमान की है, अब्दुल रहमान की है। संदेश राशक कब की है? 12वीं सदी का उत्तरार्ध, 13वीं सदी का पूर्वार्ध। ठीक है, विक्रमपुर की वियोगिनी की विरह गाथा है इसमें। क्लियर बात होगी। पहला धर्मेतर राजग्रंथ है ये। मुस्लिम द्वारा लिखी है, अपभट्ट की पहली रचना है, या फिर किसी मुस्लिम द्वारा अपभट्ट में लिखे जाने वाले पहले मुस्लिम लेखक कौन है? तो अब्दुल रहमान है। कीर्तिलता किसकी है दोस्तों? कीर्तिलता किसकी है? विद्यापति की है। विद्यापति के पास कितनी उपाधियाँ थी? 16 उपाधियाँ थी। विद्यापति का जन्म कब हुआ है? 1253 में हुआ है। अब बात करते हैं विद्यापति की। कीर्तिलता की, कीर्तिलता को किसने क्या ढूंढा था? महाउपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने। ढूंढ के कहाँ से लाए थे? नेपाल से लाए थे। ठीक है दोस्तों, काफ़ी सारी जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। कीर्तिलता को देखो, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या बोला है? भ्रंग भ्रंगी संवाद बोला है। कीर्तिलता में इसने कहाँ का वर्णन किया है? तो जौनपुर का वर्णन किया हुआ है। जौनपुर का ही वर्णन है इसमें, आई थिंक जौनपुर का वर्णन है, नहीं तो बनारस का होगा। बनारस का नहीं है, जौनपुर का ही वर्णन है, कन्फर्म बात है। विद्यापति ने कीर्तिलता के लिए क्या बोला है? कहानी बोला है। ठीक है, कहानी बोला है। विद्यापति ने अपनी भाषा को क्या बोला है? देश भाषा बोला है। तो कितने सारे फैक्ट मैंने आपको बता दिए दोस्तों। तो इसका अब मैं तुम्हें बताता हूँ उसका आंसर भी क्या है। तो दोहा को, यही इसका सही आंसर है। दोहा कोश 7वीं से 8वीं सदी की रचना है। 10वीं सदी की है। संदेश राशक 12वीं सदी की है। ये 14वीं सदी की है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर आपको सच में ये मेरी बातें या फिर ये व्याख्या सही लग रही है तो प्लीज़ कमेंट कर देना, और ये व्याख्या गलत लग रही है तो भी कमेंट करना यार, क्योंकि मैंने अभी शुरू ही किया, मुझे खुद अभी इतना पता नहीं चल पा रहा है कि मैं किस तरीके से समझा पा रहा हूँ। आप ज़रूर कमेंट करेंगे तो मुझे थोड़ा सा एक अंदाज़ा लग पाएगा कि मुझे किस तरीके से बताना है। अब बात करते हैं 38वें प्रश्न की तरफ। संत मत के अलावा शबद का प्रचलन किस पंथ में हुआ था? सिद्ध, जैन, नाथ, सखी। तो दोस्तों उसका क्या है? नाथ। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो बोला भी है कि नाथ पंथ का विकसित रूप ही बाद में जाके हमें क्या मिलता है? संत रूप में मिलता है। और नाथ कहाँ से निकले हैं? सिद्ध से। और सिद्धों से नाथ पंथ को अलग करने वाले कौन थे? देखो, नाथ पंथ के संस्थापक जरूर गोरखनाथ थे, लेकिन बोलते हैं कि सिद्धों से नाथ को जो अलग किया था ना, वो जलंधर नाथ ने किया था। किसने किया था दोस्तों? जलंधर नाथ ने। और सिद्ध साहित्य के प्रथम प्रवर्तक कौन है? सिद्ध कितने थे? सिद्धों की संख्या कितनी है? 84। नाथों की संख्या कितनी है? 9। ठीक है दोस्तों। 84 में कौन सबसे पहले थे? सरहपा हैं। लेकिन सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका है? लुइपा का है। लुइपा का जन्म कब हुआ है? 783 में हुआ है। लुइपा का गुरु कौन है? सबरपा है। सबरपा का जन्म कब हुआ है? 780 में हुआ है। ठीक है, और सबरपा के गुरु कौन है? सरहपा है। तो यकीनन अगर आप ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलेंगे तो आपको अच्छे से और अच्छे से अपने नॉलेज में क्या हो गया? इम्प्रूवमेंट मिलेगी। मतलब आप जब भी कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो दोस्तों उसके प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं। देखो, संत मत के अलावा शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? नाथ में हुआ है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, 39वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 39वें प्रश्न क्या बोला? निम्नलिखित पात्रों को उनके रचनाकारों के साथ मिलाइए। तो दोस्तों चंदा, तो हमें ऐसे ही पता चल गया, चंदायन है ना। राजमती, अरे ये कहाँ को जा रहा है? गलत जगह चले गया। राजमती कहाँ है? बीसल देव रासो में है। ठीक है, मालवाणी कहाँ है? ढोला मारू दुआ है। और नागमती कहाँ है? पद्मावत में है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या बन सकता है? आपको पता ही लग गया होगा। देखो भाई, बीसल देव रासो किसने लिखी है? मैं तुम्हें बता दूं भैया। बीसल देव रासो को जरा सा याद रखोगे। बीसल देव रासो 1155 की है। कब की है? 1155 की है। नरपति नाल ने लिखी है। कब ने लिखी है? नरपति नाल। 128 छंद है इसमें। कितने छंद हैं? 128 छंद है। गे पद वाली है ये, गे पद। ठीक है, हिंदी साहित्य की पहली ऐसी रचना जिसमें 12 मासा का उल्लेख है। हिंदी साहित्य की पहली रचना जिसमें किसका उल्लेख है? 12 मासों का उल्लेख है। चंदायन किसकी है? चंदायन मुल्ला दाऊद की है। सूफी काव्य में पढ़ते हैं हम इसको। डोला मारूरे दुहा किसने लिखी है? कल्लोल कवि की है डोला मारूरे दुहा। ठीक है, बाद में इसमें आते हैं कुशल लाभ, वो कुछ चौपाई जोड़ देते हैं और उसको अपनी तरीके से बना देते हैं। अब बात करें पृथ्वीराज रासो की, किसके? 1168 में किसने लिखी है दोस्तों? ये चंद्रबरदाई ने लिखी है। मैं भी बता चुका हूँ आपको 68 प्रकार के छंद हैं। आपका इनका प्रिय छंद कौन सा? छप्पे छंद है।
है ना। और बात करते हैं 69 इसमें समेसर गए। पृथ्वीराज राज को 4 खंडों में विभाजित किया गया, जैसे बीसल देव राज को 4 खंडों में है ना, वैसे पृथ्वीराज का जो प्रकाशन हुआ है ना वो भी 4 खंड में ही हुआ था दोस्तों, याद रखना। इसका पहला जो हुआ है वो उदयपुर से हुआ है, याद रखिएगा उसको उसमें। और दूसरा वाला जो है अबोहर और बीकानेर से हुआ है, इस चीज़ को याद रखना। पद्मावत 1540 की और किसकी जायसी की है। तो इस प्रश्न को तो हम इतना देखेंगे नहीं, क्योंकि इसको मैंने यहीं पे आंसर इसलिए बता दिया दोस्तों क्योंकि इसके ऑप्शन थे इधर, वो बड़ी दिक्कत हो जाती, क्वेश्चन हम आगे पीछे करते रह जाते, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, इसका आंसर मैंने आपको खुद ही बता दिया। डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुण संतियों की वाणियाँ, कृष्ण भक्ति या राग अनुराग भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्ति या वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास करती है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन किसका है बताइए जरा सा मुझे, आप भी जरा मुझे भी पता चले, बताइए। रामचंद्र शुक्ल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामविलास शर्मा? तो दोस्तों किसका है इसका आंसर? राहुल सांकृत्यायन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, या फिर रामविलास शर्मा या राहुल सांकृत्यायन? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होने वाला है क्या? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन हो जाएगा दोस्तों इसका उत्तर? हजारी प्रसाद द्विवेदी। और याद रखना एक चीज़ और मैं तुम्हें बता देता हूँ छोटी सी, देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की, अगर हम शुरुआत करें ना हिंदी साहित्य की, उनने भक्ति काल से बोली है। कहाँ से बोली है? भक्ति काल से बोली है, याद रखना। क्योंकि वो अपभ्रंश और हिंदी को दोनों को अलग अलग मानते हैं, और अपभ्रंश को ही हिंदी किसने बोला था सबसे पहले? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब ये बोल रहा है कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो विस्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? नाद, बिंदु, प्रकाश, सिद्धि। कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो विस्फोट होता है, स्फोट होता है, उसे क्या कहते हैं? नाद या बिंदु। इन दो में ही आप फंसने वाले हो, या तो नाद में जाओगे या फिर आप बिंदु में जाओगे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? नाद। 42वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 42वां प्रश्न क्या बोल रहा है? निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित कीजिए। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ ताकि आंसर हमारे पास सारे मिल जाए हमें। ठीक है दोस्तों, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? ए बी सी डी। आप खुद मिलाइए पहले, मैं फिर उसकी व्याख्या में कन्फर्म, तुम्हें पता ही मैं व्याख्या तो कर ही रहूँगा, इसकी भी कर दूंगा, टेंशन मत लो। बताइए भाई बताइए। तो प्रबंध चिंतामणि किसकी है? जैन आचार्य मेरुतुंगी, संस्कृत रचना है दोस्तों ये। ठीक है, रणमल छंद किसकी है? श्रीधर की है, 1454, 70 छंद। पाटन के सूबेदार, जफर खां का युद्ध, है ना। सारी चीज़ें हैं इसमें। बाकी मुझे पता है कि तुम सब समझदार हो, आदिकाल तुम सबने पढ़ रखा होगा, इसके बाद ही आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हो, है ना। जयचंद प्रकाश, जयचंद प्रकाश किसकी है भाई? भटकेदार की है। जयमंग चंद्रिया किसकी है? मधुकर कवि की है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? आप कनेक्ट कर लीजिए, बताइए मुझे। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का सेकंड। देखो फर्स्ट का सेकंड इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है। रणमल चंद का देखो सेकंड का फर्स्ट, सेकंड का फर्स्ट, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक हो गया दोस्तों। प्रबंध चिंतामणि जैन आचार्य मेरुतुंग की है, ये 1361 की है। कब की है? 1361 की है। रणमल चंद किसकी है? 1454 की है। जयचंद प्रकाश की हम बात करते हैं, भटकेदार की, तो 1223 या 24 की समथिंग की है, 23 या 24 की है, और वो 1241 की है, 1241 की है। तो और जय मंगेश चंद्रिका का तो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है दोस्तों, मैं इसका थोड़ा सा 1 मिनट में इसका सन थोड़ा सा और कंफर्म कर लेता हूँ। मुझे थोड़ा डाउट सा लग रहा था इसके सन में, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है इतना सही होना चाहिए, जहाँ तक मुझे उम्मीद है उसका 12 और 1223 और 1241 ही है, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। ठीक है, 12वीं सदी दिखा रहा है, तो मैं तुम्हें एग्जैक्ट सन बता रहा हूँ। और अगर गलत होगा तो आप कमेंट कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। बाकी देखो गलती तो होती रहती है, सबसे अच्छी चीज़ है कि गलती करो तो एक्सेप्ट कर लो भाई, गलती हुई है तो मान लो, बात खत्म। देखो भाई 43वां प्रश्न बोल रहा है पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? पुरुष परीक्षा, पहली चीज़ इसको समझ लो, संस्कृत रचना है। कौन सी रचना है ये? संस्कृत रचना है। उन्होंने 3 रचनाओं में किया, संस्कृत अवट में भी कर रखी है उनने, अपभ्रंश में भी कर रखी है, और मैथिली में भी उनने रचना कर रखी है। तो कौन हो सकते हैं? ज्योतिषवर ठाकुर, गोरखनाथ, विद्यापति, आचार्य देवसेन। तो दोस्तों ये किसकी है? विद्यापति की रचना है, इस चीज़ को समझ लीजिए आप। विद्यापति का जन्म की हम बात करते हैं तो कब है? 1350 से 1450 ऐसा बोला जाता है। देवसेन
की रचना जो है कौन सी, श्रावकाचार, जिसको हम हिंदी साहित्य की पहली रचना बोलते हैं। गोरखनाथ के जन्म में बड़ा विवाद है भैया। गोरखनाथ के जन्म में क्यों विवाद है? देखो राहुल सांकृत्यायन बोलते हैं, एक मिनट है, राहुल सांकृत्यायन ने क्या बोला था कि इनका जन्म कब हुआ है गोरखनाथ का? 845 में बोला था। हजारी प्रसाद द्विवेदी आते हैं, वो बोलते हैं 9वीं सदी। वहीं पे आते हैं पीताम्बर दत्त बर्तवाल, वो बोलते हैं 11वीं सदी। अब आते हैं राम कुमार वर्मा और रामचंद्र शुक्ल, ये दोनों बोलते हैं 13वीं सदी। और पीताम्बर दत्त बर्तवाल जब 11वीं सदी वाले थे, इन्होंने इनकी एक गौरखवाणी नाम से पुस्तक निकाली है, ठीक है, ग्रंथ लिखा था गौरखवाणी, और 14 ग्रंथों को उसने समाहित किया था। किसने? पीताम्बर दत्त बर्तवाल ने। और हिंदी के डॉक्टरेट की उपाधि पाने वाले पहले व्यक्ति भी हैं वो। ज्योतिषवर ठाकुर, जैनाचार्य ज्योतिषवर ठाकुर की तो अभी ऊपर रचना आई है ना, अभी देखेंगे ज्योतिषवर ठाकुर का, यही कही थी वो। मैं तुम्हें बता देता हूँ कैसे, कौन सी रचना है ज्योतिषवर ठाकुर की। ज्योतिषवर ठाकुर ने लिखी है वर्ण रत्नाकर, मैं तुम्हें बता रहा हूँ 14वीं सदी की रचना है, मैथिली रचना है। और वर्ण रत्नाकर की सबसे अच्छी चीज़ मैं बताता हूँ, वो एक प्रकार से व्याकरणात्मक ग्रंथ है। दूसरी चीज़, उसमें 84 सिद्धों के नाम आए हुए हैं। किसमें? वर्ण रत्नाकर में, जो ज्योतिषवर ठाकुर की है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं 44वें प्रश्न की तरफ। मेरे फ़ोन की बैटरी का मुझे ध्यान देना है, कहीं ऐसा ना हो मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो जाए और पूरा मामला गड़बड़ हो जाए। निम्नलिखित में कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है? किसमें दोस्तों अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है? अप्रमाणिक जानते हो ना, रामचंद्र शुक्ल वाली कैटेगरी। रामचंद्र शुक्ल, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, गौरी शंकर लाल हीरानंद ओझा, डॉक्टर बुलर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? डॉक्टर बुलर, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। इनने क्या बोला था, ये प्रमाणिक रचना है। डॉक्टर बुलर तो इतना खतरनाक इंसान है, अब देखो कैसे खतरनाक। 1875, ठीक है दोस्तों। अच्छा, 1875 में सबसे पहले इसको अप्रमाणिक घोषित करने वाले थे डॉक्टर बुलर, अप्रमाणिक। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि सर्वदा अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वाले में शामिल नहीं है। तो ये तो अप्रमाणिक मानने वाले थे, सबसे पहले इनने माना था। 1875 में इसको क्या कर दिया था? अप्रमाणिक घोषित कर दिया था। अब बात करते हैं आगे, 45वां प्रश्न की तरफ बोल रहा है, क्या बोल रहा है? राम वृक्ष बैनीपुरी के अनुसार लेखन काल की दृष्टि से विद्यापति की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? कीर्तिलता, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, कीर्ति पताका। ऑप्शन बी क्या है? भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। कीर्ति पताका, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, भू परिक्रमा, भू परीक्षा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? कीर्तिलता, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, कीर्ति पताका। ये रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम का, याद रखना। 46वां प्रश्न देखते हैं। 46वां प्रश्न क्या बोल रहा है? निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित कीजिए। राउल वेल किसकी है? ये तो इतनी बार रिपीट हो गया तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा दोस्तों उसमें। राउल वेल देखो 10वीं सदी की रचना थी, चंपू काव्य है, शिलांकृति है, और हिंदी साहित्य में पहली नक्शिक रचना है, ठीक है। नक्शिक रचना कैसे बोल सकते हैं? जिसमें नाखून से लेकर सर तक का वर्णन किया हुआ है, श्रृंगारिक रस है इसमें। और दूसरी चीज़ देखते हैं, इसमें 7 बोलियों के शब्द भी हमें देखने को मिलते हैं। खुमाण रासो देखो कब की है? 9वीं सदी की रचना है। 5000 छंद हैं इसमें खुमाण रासो में। अब किसकी है खुमाण रासो? दलपत विजय की है। चंदनमाला रास देखो भैया, चंदनमाला रास देखो कब की है? 1200 की है, और 35 इसमें छंद हैं। चंदनमाला रास किसने लिखी है? आशुग ने लिखी है, ठीक है दोस्तों। और योगचर्या किसकी है? डोम्बी पाकी। अब देखो डोम्बी पाकी, एक चीज़ याद रखना भाई, डोम्बी पाकी याद, क्या बोलता हूँ मैं हमेशा? डोम्बी पाकी याद। और डोम्बी पा का जन्म कब हो रखा है दोस्तों? याद रखना 840 में हो रखा है, ठीक है। कब हो रखा है? 840 में हो रखा था। डोम्बी पाकी याद से क्या देखो, डोम्बी पाकी याद से, याद से यौ से होता है योगचर्या, वाई से योगचर्या, ए से होता है अक्षर दी को उपदेश, और डी से होता है डोम्बी गीतिका। डी का तो आप पकड़ लोगे डोम्बी पाका डोम्बी गीतिका, लेकिन वाई ए भी याद रखना, डोम्बी पाकी याद आ रही है, ऐसा बोलना डोम्बी पाकी याद आ रही है। अब देखो वाई से हो गया योगचर्या, ए से हो गया अक्षर दिकोपदेश, और डी से क्या हो गया? डोम्बी गीतिका। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राहुल वेल का ए का 4 था। ए का 4 किसमें बनने का? हमारा ए का 4 बना हुआ है बी में, तो उसका 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बनते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मैं पहले बैटरी देख लेता हूँ, 3% में मैं इसे बंद कर दूंगा। प्रश्न देखते हैं 47वां क्या बोल रहा है? आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके
आदिकालीन काव्य ग्रंथों को कथा कहने के परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संबंध में किस आलोचक ने लिखा? कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं है। ये बात किसने बोली थी? मुनिजीन विजय ने, राहुल सांकृत्यायन ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तो दोस्तों किसका है इसका बताइए आंसर? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ है दोस्तों? 1907 में। राहुल सांकृत्यायन का जन्म कब हो रखा है? 1893 में। आई थिंक राहुल सांकृत्यायन का जन्म कब था? राहुल सांकृत्यायन का जन्म मुझे याद नहीं आ रहा है, इसका जन्म फिलहाल एग्जैक्ट। राहुल सांकृत्यायन, हाँ 1893। कब है दोस्तों? 1893, याद आ गया। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का तो मुझे याद ही नहीं है फिलहाल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हो सकते हैं, मुझे लगभग याद नहीं आ रहा। आपको याद हो तो यार प्लीज़ कमेंट कर देना, ठीक है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इसके चलते मुझे भी याद हो जाएगा, ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था यार विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का, और मुझे वो याद हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हजारी प्रसाद द्विवेदी है, ठीक है इसका, कि उन्होंने बोला था जो भी ग्रंथ होता है ना, वो कभी भी हो इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होना चाहिए। 48वां प्रश्न बोल रहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अनुसार 14वीं से 15वीं शताब्दी के हिंदू मुसलमानों, सामंतों, शहरों और सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? बहुत बड़ा प्रश्न है दोस्तों। 14वीं से 15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है दोस्तों? बताइए। हमीर रासो, कीर्ति कौमुदी और कीर्ति पताका, कीर्ति लता। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है बताइए जरा सा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमीर काव्य, ठीक है। हमीर रासो किसका है? हमीर रासो किसने लिखी है? श्रांगधर ने, ठीक है। श्रांगधर ने लिखी है, ठीक है, श्रांगधर ने लिखी हुई है। अब इधर देखो, अब देखो हमीर राशि के बारे में भी एक चीज़, छोटा सी एक बात तुम्हें बता देता हूँ। एक थे लक्ष्मीधर ने लिखी थी प्राकृत पैंगलम। प्राकृत पैंगलम के शुरुआती 8 छंदों के आधार पर, या कहीं पे बोल लिखा था रामचंद्र शुक्ल ने बोला शुरुआती 8 छंदों या 8 पंक्ति के आधार पर बोला था कि हमीर रासो के राइटर कौन है? श्रांगधर है। याद रखना। किस रचना से इसके राइटर का पता चला था? प्राकृत पैंगलम में। किसके? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, ठीक है। क्योंकि राहुल सांकृत्यायन ने तो बोला था भाई हमीर रासो का राइटर जज्जल है, ना कि श्रांगधर। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। आपको इसका आंसर तो पता चलेगा ना, हमीर काव्य था। 49वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। 49वां प्रश्न बोला है निम्नलिखित लेखकों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। 5% हो चुकी है। वाओ, अब रहेगा 2-3 और % विजय सेन सूरी, नरपति नाल, शालिभद्र सूरी, आशोक। तो दोस्तों इन सारी रचनाओं के राइटरों के बारे में भी बता चुका हूँ, रचनाओं के बारे में भी बता चुका हूँ, तो इस प्रश्न में हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। विजय सेन सूरी 1231, याद आ रहा है कुछ? 1231 रेवंत गिरिरास, क्लियर हो गया। नरपति नाल, बीसल देव रासो, 128 छंद, 1155 की रचना, याद आ रहा है कुछ? अच्छी बात है, आना चाहिए। शालिभद्र सूरी, भरतेश्वर बाहुबली रास, 1184 की रचना है। और शालिभद्र सूरी जो भरतेश्वर बाहुबली रास है ना, उसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि रास काव्य परंपरा का अपभ्रंश रास काव्य परंपरा का, जैन रास काव्य परंपरा का हिंदी में परिवर्तन करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो शालिभद्र सूरी थे, जिन्होंने भरतेश्वर बाहुबली रास को लिखा था 1184 में, ठीक है। ये जैन रास काव्य परंपरा के ही कवि हैं जिन्होंने रास काव्य परंपरा का परिवर्तन हिंदी में किया था। अब मुझे बताइए, शालिभद्र सूरी ने भरतेश्वर बाहुबली रास तो लिख दी थी, लेकिन भरतेश्वर बाहुबली रास का जो संपादन किया ना, मुनिजीन विजय ने किया था। इस चीज़ को जरा याद रखना। आशुक ने देखो क्या लिखा है, चंदनमाला रास या योगचर्या? तो चंदनमाला रास। और योगचर्या किसकी थी? मैं अभी बता के गया हूँ आपको, डोम्बिपा की है, ठीक है दोस्तों। अब देखो इसका आंसर देख लेते हैं। विजय सेन सूरी पहले का पहला किसका बन रहा है? तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जैसे देख लेते हैं एक बार फिर से, मैं तुम्हें दिखा दूँ। तो ये लेते हैं पेन, और देखो
विजयसेन सूरी ये रहा, नरपति नाल का ये रहा, शालिभद्र सूरी का ये रहा और अशोक का ये रहा। तो दोस्तों इसका आंसर था बी। बी का थर्ड, सी का 2, सी का सेकेंड और डी का 4। तो इसका राइट आंसर हो गया सही। अब 50वां सिद्ध देखो क्या बोल रहा है, बहुत बड़ी चीज बोल रहा है। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय क्या है? सिद्धि हेतु आसन। देखो भैया पहले इसको कर लेता हूँ, फिर मैं एक चीज बताऊंगा आपको। सिद्धि हेतु आसन क्या एक रूप, सिद्धि हेतु की जाने वाली एक क्रिया, सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग, सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री से विरक्ति। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग। और यही ना इनके पतन का कारण था। स्त्री संसर्ग मतलब कि कहने का मतलब है इससे इतनी ज़्यादा अराजकता फैल गई थी ना कि धर्म के नाम पर ये स्त्री संसर्ग इतने ज़्यादा होने लगा था, कुछ हद से बेहद। इसी कारण सिद्धों से नाथों ने अपनी परंपरा को क्या कर लिया था दोस्तों, अलग कर लिया था। लेकिन नाथों ने भी यही किया, उन्होंने स्त्री को मतलब इस तरीके से इतनी विरक्ति कर दी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बोल ही दिया कि जो नाथ संप्रदाय है उनका पतन का भी मेन कारण यही कि गृहस्थ के प्रति अनादर भाव और स्त्री के प्रति उनका जो रूखापन था, है ना, स्त्री के प्रति जो उनका रूखापन या गृहस्थ के प्रति अनादर भाव जो था वो उसी उनके पतन का कारण भी बना था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये लाइन भी बोली थी। अब सिद्धों में याद रखना, सिद्ध कितने थे दोस्तों? 84 थे। ठीक है दोस्तों, 84 में से 3 महिला सिद्ध भी थी। ठीक है, उनमें से 3 का नाम होता कमल। कैसे याद रखना आपने? कमल। कमल से क्या याद रखेंगे? कौश होता है कनक लापा। क्या होता है? कनक लापा। ठीक है, मौस होता है मणि भद्रपा और लॉस होता है लक्ष्मी करा। कौन है? लक्ष्मी करा है दोस्तों। तो 3 सिद्ध, 84 सिद्धों में से कितने? 3 महिला सिद्ध भी थी दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये बोल रहा है आपका 51वां प्रश्न। क्या बोल रहा है? रचना काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। रचना काल के अनुसार सही क्रम बताइए। तो इसका आंसर क्या हो सकता है दोस्तों? राउलवेल, कुलवे माला, कथा, वर्ण, रत्नाकर, उक्ति, व्यक्ति, प्रकरण। अब मुझे बताइए भैया इसका सही उत्तर क्या है? तो दोस्तों इसका सही जो कार्य है, इसका सही आंसर है सी। कुल्लू माला कब की है दोस्तों? 9 की है। और लिखी किसने है? उद्यतन सूरी ने लिखी हुई है। ठीक है, राउलवेल किसकी है? रोडा कवि की है और 10वीं सदी की है। पहली शिला अंकित करती है, शिल पर अंकित। ठीक है, पहली नक्शिक रचना है। इसमें पहले ही नक्शिक रचना बोला जाता है। शिलांकित करती है, चंपू काव्य है ना। अब देखो उक्ति व्यक्ति प्रकरण देखो 12वीं सदी की है और किसने लिखी है? दामोदर शर्मा ने लिखी है। व्याकरण ग्रंथ है। और दूसरी चीज, व्याकरण ग्रंथ के साथ ही इसके लिए ना हजारी प्रसाद द्विवेदी के कोटेशन भी कि बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इस तरीके से कुछ उसकी कोटेशन है। लेकिन उक्ति व्यक्ति प्रकरण में याद रखना बनारस के आसपास का जिक्र है। कहाँ का? बनारस के आसपास का जिक्र दिया हुआ है। कुलवे माला देखो, अरे नहीं, वर्ण रत्नाकर, इसको पूरा मिटा देता हूँ। कुवलय माला 9वीं सदी, राउलवेल 10वीं सदी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं सदी, वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है। कब की है? देखो दोस्तों 14वीं सदी की है। और वर्ण रत्नाकर की सबसे अच्छी बात क्या है? मैथिली ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ है ये, और शब्दकोश टाइप का ग्रंथ है एक प्रकार से हम कह सकते हैं। और दूसरी चीज इसमें क्या बोला है? 84 सिद्धों के नाम आए हुए हैं सबसे पहले। 52वां प्रश्न देख लेते हैं। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो प्राकृत में लिखी गई हैं, पैसाची अपभ्रंश में लिखी गई हैं, पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई हैं, तत्वकालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई है। अब बताइए भैया इसका सही आंसर क्या होगा? 84 सिद्धों की साहित्यिक रचनाएं जो हैं वो किस में लिखी गई हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो देखो जो 84 सिद्ध है ना, उनकी रचना तो भैया हिंदी में तो हो नहीं सकती। 769 का समय है, उस समय पे हिंदी में रचनाएं मिलना बहुत टफ था। अपभ्रंश की अंतिम अवस्था बोल सकते थे हम। अभी कह लो पूर्ववर्ती अपभ्रंश की लिखी गई है। तो अपभ्रंश, पूर्ववर्ती अपभ्रंश। देखो मैं एक चीज बता देता हूँ, प्राकृत ना 3 प्रकार का प्राकृत होता है, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट। तो प्राकृत की जो अंतिम अवस्था थी ना, ये द्वितीय प्राकृत अपभ्रंश, यहाँ से हिंदी साहित्य लेखन की शुरुआत हुई है अपभ्रंश से, फिर है अवहट। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई है। जो पहले की अपभ्रंश थी ना पूर्ववर्ती,
उसमें लिखी गई थी ये, ठीक है, जो 84 सिद्धों का ग्रंथ होता था, पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखा गया था, ना कि तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में। तो ये इसका सही आंसर नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 43वां प्रश्न है, ये देखते हैं हम। 54, 55 यही प्रश्न देखूंगे भाई। अब बोल रहा है ये 43 प्रश्न क्या बोल रहा है, घोर अंधारे चंद्रमणि जिमी उजोव करेई, परम महासुख ऐखो कणे दूर ही अशेष हरई। उपयुक्त दो में महासुख का संबंध किस किस से है? महासुख महासुह का तत्सम रूप है। महासुख वज्रयानियों का पारिभाषिक शब्द है। प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है। महासुख निर्वाण प्राप्ति में बाधक है। तो दोस्तों भैया डी तो हमारा कंफर्म हो गया, गलत है। अब देखते हैं इसके ऑप्शन क्या क्या बने हुए हैं, ठीक है। तो देखो क्या क्या ऑप्शन बने हुए हैं, देख सकते हैं। फर्स्ट 4 या और दूसरा और चौथा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा चौथा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, आप मुझे बताएंगे जरा सा, क्योंकि इसमें जहाँ तक मुझे लगता है कि आप यही बोलेंगे जो उसका सही आंसर है। क्या बोलेंगे? सी आंसर। पहला दूसरा, पहली लाइन भी सही है। महासुख महासुह का तत्सम है। वज्र महासुख जो था वज्र यानियों का पारिभाषिक शब्द था। प्रज्ञा और योग से महासुख की सभा दशा संभव है, ये लाइन भी बिल्कुल सही थी। अब बात करते हैं 95 प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचयिताओं से सुमेलित कीजिए। अब ये बोल रहा है पहला ऑप्शन है, नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुटिया छाई, काका तरुवर पंचबिडाल, कड़वा बोल न बोल सी नारी, मोरा जोबना नवे लरा भयो है गुलाल। तो दोस्तों ये इसका सही उत्तर क्या है, मैं तुम्हें ऑप्शन दिखा देता हूँ। अब मुझे बताएंगे इसका उत्तर क्या होने वाला है। ऐसे प्रश्नों में दोस्तों सबसे पहले आप ए की तरफ ना जाएं, मतलब उसकी तरफ जाएं जो आपको बिल्कुल सटीक पता है। जैसे कि काकर तरुवर पंच मिडाल लुईपा करता बहुत बवाल, मैंने ऐसे याद किया हुआ है अपने मन में कि काका तरुवर पंच मिडाल लुईपा करता बहुत बवाल, काका तरुवर पंच बिडाल लुईपा करता बहुत बवाल, ऐसे तरीके से। अब देखो, मयोरा जोबना नवे लरोय भयो गुलाल, ये तो खुसरो की लाइन है, ठीक हो गया दोस्तों। नगर बाहिरे डोंबी तेरी कुटिया छाई, कणप्पा ने बोला है। कड़वा बोल न बोल सी नारी, किसने बोला है? नरपति नाल ने बोला है। अब एक चीज़ नरपति नाल ने बोला है, ठीक है। अब इधर देखेंगे, पांचवा हमें पता भाई कहीं से कहीं तक नहीं है। अब देखो पांचों में इसमें मिल गया तो ये तो हो गया कट। पहले वाली लाइन का क्या बोला था? ए का दूसरा, तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? हमें पहले ही मिल गया है, ए इसका राइट आंसर है। बी का देखो, काका तरुआ पंच बिडाल लुई पकड़ता बहुत बवाल। सी का देखो 4 जा रहा है, कड़वा बोल ना बोल सी नारी, नरपति नाल बोलता, नर बोल रहा है, नर नर बोल रहा है किसको? नारी को। नर किसको बोलता है? नारी को। कि कड़वा बोल ना बोल सी नारी, कौन बोल रहा है? ये नर बोल रहा है, ठीक है। 4 है अभी, एक और % अभी है, एक प्रश्न और कर लेंगे हम अपना। सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वह शुद्ध साहित्य की रचना के अंतर्गत नहीं आती है। यह विचार किसका है? मुनिजीन विजय, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धीरेन्द्र वर्मा। तो दोस्तों ये सही उत्तर क्या है इसका बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? रामचंद्र शुक्ल दोस्तों, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 56वां प्रश्न है, और मैं देखता हूँ वीडियो कितने मिनट की बन गई है। 38 मिनट की वीडियो बन गई है, काफ़ी समय हो चुका है, तो वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। आशा करता हूँ आपको जितनी जानकारी मैंने दी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, और दी गई जानकारी, दी गई व्याख्या अगर सच में आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एक प्यारा सा कमेंट कर देंगे। और क्या सुधार इसमें मुझे करना चाहिए, मुझे थोड़ा सा सजेस्ट भी कर सकते हैं कि इसमें मुझे ये करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। जैसे मेरी स्पीड हो गई या फिर मेरी व्याख्या कराने का एक तरीका हो गया, आप मुझे उसमें कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं भी आपसे कुछ सीख सकूं। मैंने जितना भी पढ़ाया आज तक, जहां भी मैंने पढ़ाया है, मैं कभी ये नहीं बोलता हूं कि बच्चों को कि मैं तुम्हें सिखाना आया हूं। मैं हमेशा यही बोलता हूं कि मैं आपको सिखाने ज़रूर आया हूं, बट उससे ज़्यादा मैं आपसे सीखना आया हूं दोस्तों। तो मैं इस प्लेटफॉर्म में भी आया हूं, तो मैं आशा यही करूँगा कि मैं आपसे बहुत कुछ सीखूँ और आपको भी सिखाऊँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।